चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। और अगला टॉपिक जो हम कर रहे हैं डिविडेंड चैप्टर से पहले हमारा ये आता है, दैट इज लीवरेज एनालिसिस एंड ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ठीक है, दो टॉपिक थोड़े डिफरेंट नेचर के हम इसमें कवर करेंगे, लीवरेज एंड ईबीआईटी ईपीएस। ओके, अब लीवरेज वर्ड की तरफ अगर हम देखें, लीवर वर्ड इसमें आ रहा है। लीवर, पुली लीवर, जैसा हम जानते हैं कई सारी मशीन्स में चीजों को आसानी से खींचने के लिए इस्तेमाल होता है। अब सर उस लीवर का यहाँ पर क्या रोल है, स्पेलिंग क्या ये उसी को इंडिकेट करती है, ये सब हम बाद में देखेंगे। लीवरेज, ईबीआईटी, ईपीएस ये क्या है, इसको जरा समझेंगे बाद में। पहले एक बारी जरा 10 से 15 मिनट मुझे पूरे अच्छे तरीके से सुनिए। और एक कंपनी अपने पर्टिकुलर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए, अपने पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए या उनका ईपीएस निकालने के लिए क्या फॉर्मेट जो है वो फॉलो करती है, उस पर जरा चलते हैं। मतलब नॉर्मली एक तरह से ये आपने पहले करा हुआ है। अगर आप इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ले जाओ तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो, है ना। बस उसी को थोड़ा सा समझना है। भाई ट्रेडिंग अकाउंट से हमने क्या करा सर, सेल्स और अपना क्या नाम है वेरिएबल कॉस्ट से हमने जो है अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकाल लिया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम कई सारे एक्सपेंसेस को माइनस करते थे तो नेट प्रॉफिट आ जाता था। नेट प्रॉफिट पर अच्छा उस एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, कई तरह के एक्सपेंस होते हैं जो हमने एनपीवी में, कैपिटल बजटिंग में सीखे। ओके, इसके बाद टैक्स लग जाता है। टैक्स लगने के बाद जो पैसा बचता है वो होता है शेयर होल्डर्स का। ओके, उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स का हिस्सा भी हो सकता है और इक्विटी का भी हो सकता है। ओके, तो वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक जरिया था फॉलो करने का। अब अगर यहां पर इस सिलसिले में अगर हम देखें लीवरेज में, ईबीआईटी, ईपीएस में इसका क्या रोल होगा, तो उस पर जाने से पहले, रोल पर जाने से पहले एक सिंपल फॉर्मेट को समझिए जो आप कॉस्टिंग में भी यूज करते हो। क्या, ध्यान दें। देखो, एक फॉर्मेटिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कंपनी अपने जो सेल्स है वो कंसिडर करती है। और सेल्स में से जब हम दोस्तों अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद जो टर्म हमारे पास आती है उसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। राइट, उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। ऑलराइट, कंट्रीब्यूशन के बाद जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है हम उसको बोलते हैं आपका ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। राइट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, हाँ जी सर। उसके बाद इतना करने के बाद यहां पर हम इसमें से माइनस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो सर जो इंटरेस्ट है वो माइनस करा जाता है। ऑल राइट सर, इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद ये हमारा आ जाता है ईबीटी। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कह सकते हैं। तो सर सीधी सी बात है, अगला जो स्टेप होगा वो किसी स्पेसिफिक परसेंटेज से टैक्स का होगा, टैक्स कट जाएगा, टैक्स पे हो जाएगा। जी हाँ सर। और उसके बाद जो बचेगा दैट इज ईट, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या पीएटी, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑलराइट, अब ये जो टॉपिक बचता है, ये जो अमाउंट बचता है सारा का सारा, भाई हमने अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें से डिबेंचर का, बॉन्ड्स का, लोन का ये इंटरेस्ट चुका दिया होगा, है ना। चुकाने के बाद हमने सरकार का हिस्सा उसको दे दिया, भाई ये तुम्हारा टैक्स है। उसके बाद जो ये बचता है ये किसका होता है सर, ये शेयर होल्डर्स का होता है। अब शेयर होल्डर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक इक्विटी शेयर होल्डर। तो जब प्रॉफिट बच जाता है उसके बाद हिस्सेदारी, पहला अधिकार किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो यहां पर अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो उनका जो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है वो हम माइनस कर देते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करने के बाद जो बचता है दोस्तों, ये अमाउंट, ये होता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, इसे आप ए मान लीजिए। इसके बाद दूसरा अमाउंट हम, दूसरी चीज हम लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, इसको बी मान लीजिए। और फाइनली लास्ट में, बिल्कुल एंड में आपका आ जाएगा ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर, जिसके लिए आप ए से बी को डिवाइड करके कंपनी की ईपीएस निकाल सकते हो, अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हो कि एक इक्विटी शेयर के लिए हमने इतना कमाया, बराबर। और उसके बाद फिर कंपनी डिसीजन लेती है कि इसमें से कितना बांटना है, कितना अपने पास रखना है, दैट्स कंपनीज डिसीजन।
ऑल राइट जी, सही बात है जी, हाँ सर, कंप्लीटली बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर जो हमारे सामने डिस्कशन है वो है लीवरेज की। सर ये ठीक है, फॉर्मेट हमने कॉस्टिंग में भी पढ़ा है, हमने कई जगह इसको ऑलरेडी अपने एफए में भी पढ़ा है, ठीक है, और इसको इनडायरेक्टली मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी कोऑर्डिनेट कर सकता हूं, तो ये चीजें मुझे मालूम है, चीजें कैसे होती हैं मालूम है। अब यहाँ पे लीवरेज एनालिसिस और अपना ये ईबीआईटी ईपीएस क्या है इसको जरा समझेंगे। ईबीआईटी आपका आ रहा है, ईपीएस आ रहा है, पहले लीवरेज पे फोकस करते हैं। लीवरेज, ओके, लीवर वर्ड आ रहा है। लीवर वर्ड अगर हम देखें, सबसे ज्यादा अगर हम उसको देखें तो सर कुएं पर बांधा जाता है, पुली लीवर होता है ना। अब मान लीजिए आप एक कुएं से बाल्टी डाल रहे हैं और उसमें से खींचकर अपना, सीधी सी बात है, पानी निकाल रहे हैं, तो आपका फोर्स ज्यादा लगता है, बराबर। और यहां पर मान लीजिए अगर उसी कुएं पर एक पुली लीवर लगा दिया जाए रस्सी को खींचने के लिए, तो वो काफी आसान काम कर देता है उस बाल्टी के लिए, हमारा फोर्स कम लगता है और आसानी से पानी निकल जाता है। ओके, अब समझ लीजिए जो आप हो, राइट, क्लियर, वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो जो कुआं है वो एक मार्केट है, ओके, और उसमें जो पानी है वो है प्रॉफिट, बराबर, वो क्या है, प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट निकालने के लिए एक केस ऐसा है कि आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था जब आप डायरेक्टली बाल्टी खींच रहे थे, ओके, लेकिन तभी आपने क्या करा, उस पुली लीवर को लगा दिया, मतलब एक एक्सपेंडिचर कर दिया, और उस एक्सपेंडिचर के करने से खर्चा करा पहले आपने, और उसकी वजह से वो जो प्रॉफिट है अब आसानी से आप निकालने लग गए, वो रेवेन्यू, वो सेल्स आप आसानी से निकालने लग गए। तो कहने का मतलब वो पुली लीवर का जो खर्चा था उससे आपका प्रॉफिट, या कहिए उससे आपकी जो सेल्स हैं वो अफेक्ट हुई। ओके जी, बिल्कुल सही बात है। इसका एक और रियल एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए यहां पर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं और उस रेस्टोरेंट में लोग अपना ठीक ठाक अच्छा खासा खाना खाने आते हैं, ओके, आप स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, बस एक प्रॉब्लम है कि आपने अपने रेस्टोरेंट में एसी नहीं लगाया हुआ, ओके, क्लियर। तो एक आदमी ने रिकमेंड करा कि सर थोड़ा इसको फुली एयर कंडीशनड कर लीजिए, 4-5 एसी लगा दीजिए, थोड़ा साफ सफाई का भी ध्यान रखिए, फटाफट से, मतलब अगर आदमी उठ रहा है तो कपड़ा मारने के लिए जो सर्वेंट है जल्दी से आए, साफ सफाई रहेगी तो लोगों को अच्छा लगेगा। उमस वगैरह रहती है तो एसी में कंफर्टेबल रहेगा, ज्यादा समय बिताएंगे, ज्यादा खाएंगे। आपने बोला बात तो सही है, तो आपने क्या करा, एसी का खर्चा करा, एक सर्वेंट आपने रख दिया, और जब ये एक्सपेंडिचर आपने करा, खर्चा आपने करा, तो आपने ऑब्जर्व करा कि भाई जो आपकी सेल से पहले से बेहतर हो गई, क्योंकि आपने कुछ सुविधाएं दी, और उस सुविधाओं के दम पे आपकी जो सेल्स है, आप कह लीजिए आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ने लग गया, उसमें आपको प्रॉफिट जो है नजर आने लग गया, अर्निंग नजर आने लग गई। दोस्तों ये जो दो अलग अलग एग्जांपल हमने लिए, एक कुएं पर पुली लीवर लगाने का और एक सीधी सी बात है हमने अपने रेस्टोरेंट वाला, ये रिफ्लेक्ट करते हैं लीवरेज को। ये रिफ्लेक्ट किसको करते हैं, लीवरेज को करते हैं। कैसे, जो लीवरेज वर्ड है, अभी इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जो लीवरेज वर्ड है बेसिकली ये एक तरह से, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो रिलेशनशिप है किसके बीच में, कोई भी टू वेरिएबल्स, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल बिजनेस में, ओके, आपने कुएं पर सीधी सी बात है एक्सपेंस करा पुली लीवर लगाने का, आपका जो पानी है, वाटर है, वो आसानी से आने लगा, तो दोनों में रिलेशन। आपने एक्सपेंडिचर करा एसी के ऊपर, वो खर्चा करा, उसकी वजह से सेल्स आपकी कितनी बढ़ गई, जरा पता लगाइए कितनी ग्रोथ हुई, दैट्स अ लीवरेज, दैट्स अ रिलेशन। एक एडवर्टीजमेंट आपने करा, ओके, एक एडवर्टीजमेंट आपने करा, एडवर्टीजमेंट से आपकी सेल बढ़ गई, तो एडवर्टीजमेंट और सेल में क्या रिलेशन है, दैट इज लीवरेज। आपको, आपके पास एक कंप्यूटर नहीं था पढ़ने के लिए, आप मैनुअली चीजें रिकॉर्ड करते थे, दिक्कत आती थी, आपको साइबर कैफे जाना पड़ता था, ओके, अब आपने लैपटॉप खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिया, आपने एक्सपेंडिचर करा, उससे आपकी एजुकेशन में कितना सुधार आया, कितना प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ गई, दैट इज लीवरेज रिलेशनशिप। तो लीवरेज का मतलब सिंपली, मैं इसको फाइनेंस की भाषा से कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक बिल्कुल सिंपल लॉजिक तरीके से बता रहा हूं। जब भी हम दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप पढ़ते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, उसे लीवरेज कहा जाता है कि एक का इंपैक्ट दूसरे पर कितना पड़ रहा है। इज दैट ओके? हाँ जी सर, डन, ओके। अब आते हैं अपने कंटेंट पर। बहुत छोटा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, बहुत सिंपल है, 2 से 3 फॉर्मूले आपको याद रखने, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज दैट? हमें अपने, मैंने तो बहुत सारे एग्जांपल आपको दे दिए, पुली एक्सपेंडिचर वाला, एडवर्टीजमेंट वाला, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, हमें दो लीवरेज पढ़नी है, मेन दो लीवरेज पढ़नी है, ऑपरेटिंग लीवरेज और आपका फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज और आपका फाइनेंशियल लीवरेज। दोस्तों ये जो पोर्शन होगा यहां से लेके यहां तक, ओके, सेल से लेके ईबीआईटी तक का सफर, ये हमारी होती है ऑपरेटिंग लीवरेज। मतलब होती नहीं है, यहां से हम निकालेंगे, ये हमारी होती है ऑपरेटिंग लीवरेज, ओके। और ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फॉर्मूला होगा जो हम निकालेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज, इसको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी बोल देते हैं, DOL भी बोल देते हैं। उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी मतलब समझ गए, मैं यहां पर कंट्रीब्यूशन को ईबीआईटी से डिवाइड करूंगा, कंट्रीब्यूशन को ईबीआईटी से डिवाइड करूंगा। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करती है? एग्जांपल देखिए, मान लीजिए किसी कंपनी का कंट्रीब्यूशन आपका 1000 रुपए आया और दूसरी का भी 1000 रुपए है, दो कंपनी है, दोनों का कंट्रीब्यूशन 1000 रुपए है। एक की फिक्स कॉस्ट आई मान लीजिए 500 रुपए और एक की फिक्स कॉस्ट है 400 रुपए, ओके। या फिर एक काम करते हैं, दोनों की फिक्स कॉस्ट 500 रुपए मानते हैं, ओके, ये 1200 मान लेते हैं, ये 1200 मान लेते हैं। हमने देखा कि यहां पर जो आपका ईबीआईटी आया वो है आपका 500 और इसमें ईबीआईटी आएगा 700। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे 1000 डिवाइडेड बाय 500 तो कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। और यहां पर अगर हम बात करें 1200 डिवाइडेड बाय 700, इसको डिवाइड करो तो कितना आ गया आपका? 1200 डिवाइडेड बाय 700, दैट्स 1.17, 1.71, ठीक है, ये आ गया, ओके। दोनों की अलग अलग आ गई। सर ठीक है, निकाल लिया, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन इसका लॉजिक क्या है, इसका औचित्य क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? इसका लॉजिक साफ साफ ये है कि भैया ऐसा है, जो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में ये फिक्स कॉस्ट बैठी है, ओके, इसकी तरफ आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज अपना इशारा करती है। पहली बात ये समझिए यहां पर सीधी सीधी कि जो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज जितनी कम आएगी, ऑपरेटिंग लीवरेज जितनी कम आती है उतना बेहतर होता है, जितना कम आता है उतना बेहतर होता है। अगर ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा है उसका मतलब यह है कि आपके कंट्रीब्यूशन का ज्यादातर हिस्सा फिक्स्ड कॉस्ट खा जाती है, आपके कंट्रीब्यूशन का ज्यादातर हिस्सा फिक्स्ड कॉस्ट खा जाएगी और बाद में ईबीआईटी आपके लिए कम बचेगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ओके। इसको दूसरे तरीके से देख लो, जो हम पहले कर रहे थे। अगर मैं दोनों का 1000 मान लेता हूं, 1000 मान लेता हूं, ओके, क्लियर। और यहां पर मान लीजिए 600 रुपए होती, ओके, कितनी होती? 600 रुपए होती। तो 1000 में से 600 माइनस होने पर ये कितना आ गया सर? 400। ऐसे केस में फिर ये 2.5 आता। तो यहां पर क्या हुआ? ज्यादातर हिस्सा कौन खा गया? ज्यादातर हिस्सा कौन खा गया सर? फिक्स कॉस्ट खा गई, ठीक है। यहां पे उसके बाद मेरे पास इस वाले में ईबीआई आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा खा गई, तो मेरी ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा आई, ओके। दोनों का रिलेशन है, दोनों का सिंपल सा रिलेशन है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में। जिस फर्म में फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा ज्यादा होगा, उसमें आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा आएगी और वो ठीक नहीं है। चलो ये रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल मैं देख लेता हूं, आपका रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल देखते हैं, ओके। मान लीजिए आपकी जो सेल्स थी, सॉरी मैं कंट्रीब्यूशन पे आ रहा हूं सीधा, जो कंट्रीब्यूशन था वो 1000 रुपए था और अभी एसी वगैरह नहीं लगा है, ठीक है, आपने मशीन वगैरह नहीं लगाई, तो फिक्स कॉस्ट थी 200। तो हमारे पास अच्छा खासा बचता था 800 रुपया। आपने आपका ऑपरेटिंग लीवरेज निकाली सर, 1000 डिवाइडेड बाय 800, तो ये 1.25 आ गया, 1.25 आ गया, ओके। मान लो किसी ने सलाह दी भाई एसी लगाओ, आपने सीधी सी बात है अपना खर्चा बढ़ा दिया 500 रुपए। कितना बढ़ा दिया आपने? 500 रुपए। उसकी वजह से सेल्स बढ़ गई, मतलब कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, 1500 आ गया। कितना? 1500। तो आपने ईबीआईटी निकाला, ये बचा कितना? 1000।
ये बचा कितना आपका 1000। अब जब आपने यहां पर ऑपरेटिंग लीवरेज निकाली तो आपने करा 1500 डिवाइडेड बाय 1000, ये कितना आया 1.5। तो सिचुएशन गलत हुई है। अगर हम रेशो कवर करने के मामले में देखें, हमने जो खर्चा बढ़ाया उससे हमें इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो ज्यादा हिस्सा खा जा रही है। यार देखो, फिक्स कॉस्ट हमने 2.5 गुना कर दी, कंट्रीब्यूशन हमारा 1.5 गुना ही बढ़ा। ओके, तो ये हमें ऑपरेटिंग लीवरेज हमें अंदाजा दे रही है कि भाई तुम्हारी फिक्स कॉस्ट जो है वो आपके सेल्स पर या आपके ईबीआईटी पर कितना हावी है। इसे जरा कंट्रोल करके चलना है और ऑपरेटिंग लीवरेज को कम से कम रखना है। गॉट दिस पॉइंट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ आते हैं। दूसरा वाला जो लॉजिक हमारे सामने है, इसको हटा देते हैं, यहां से ये चीज हटा देते हैं। ओके, ऑपरेटिंग लीवरेज की दो चीजें सीखी हमने कि सर ऑपरेटिंग लीवरेज का एक तो फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी है, ये इन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है। और ऑपरेटिंग लीवरेज जितना कम होगा उतना बेहतर है, जितना कम होगा उतना बेहतर है। दूसरा, अगर हम देखें दूसरी लीवरेज जो हम देखेंगे वो यहां से यहां तक, आप नीचे कहीं तक भी ले जाइए, उसका सारा रोल एक जगह ही रहता है, लेकिन जो फॉर्मूला होगा दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज। वो क्या होती है? फाइनेंशियल लीवरेज। और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है आपका ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ये दोनों ईबीआईटी तो है ही पहले से, अपॉन ईबीटी। और इसके बीच में कौन है? इंटरेस्ट। इसके बीच में कौन है? इंटरेस्ट। फाइनेंशियल लीवरेज हमें इंटरेस्ट का बर्डन बताती है। इंटरेस्ट का बर्डन बताती है। ये किसका बर्डन बताती थी? फिक्स कॉस्ट का। यार देखा जाए तो दो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, एक बिजनेस के दो मेजर एक्सपेंसेस हैं, उसे फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी इनकर्ड करनी पड़ेगी, मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। फैक्ट्री में मशीन्स, प्लांट, बिल्डिंग वगैरह, है ना भाई। जो वेरिएबल खर्चे हैं वो तो सेल्स के साथ होते रहेंगे, डिमांड आ रही है तो प्रोडक्ट बनाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट कवर कर जाएगी मोटी मोटी, लेकिन फिक्स कॉस्ट को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। दूसरा होता है इंटरेस्ट। भाई पैसा उठा रखा है बाहर से, ओके, ये जो बाद वाले हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इनके लिए कुछ बचेगा तो बांट देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको तो कंपलसरीली देना ही होता है ना। तो फाइनेंशियल लीवरेज बताती है इंटरेस्ट का बर्डन। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए किसी कंपनी का ईबीआईटी 1000 रुपए आ रहा था, 1000 और जो इंटरेस्ट है इस कंपनी का 400 रुपए है और इस कंपनी का मान लीजिए 600 रुपए है। आपने निकाला ईबीटी माइनस करने के बाद, ये आया 600 और ये आ गया 400। ओके, अब जरा 1000 अपॉन ये करिए 1000, तो कितना आया? अभी तो करा था, कितना आया था? नहीं, 1.67। इसका आ रहा है 1.67 फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, डन। और इसका कितना आ रहा है? सर इसका आप करोगे आप 2.5। इसमें भी सेम लॉजिक है, फाइनेंशियल लीवरेज जितना कम होगा उतना बढ़िया है। अगर आपकी फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा है, वो क्या बता रही है कि भैया आपके ईबीआईटी का ज्यादातर हिस्सा, आपके ईबीआईटी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का ज्यादातर हिस्सा बाहर वाले खा जा रहे हैं, इंटरेस्ट चुका दे रहे हो आप, और बाद वालों के लिए कम बच रहा है 400 रुपए भी, तो टैक्स लगेगा तो शेयर होल्डर के लिए और आपका कम बचेगा। यहां पर कम लगा तो थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा बच गया आगे बांटने के लिए। ऑलराइट, तो इन द बोथ केसेस ऑपरेटिंग लीवरेज, अगर आप कंक्लूड करें, मैं नोट्स पर अभी नहीं आया हूं, वहां पे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट फिर भी देखो समझ लो, ऑपरेटिंग लीवरेज बर्डन ऑफ फिक्स कॉस्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, कम है तो बेहतर है, मतलब आपके कंट्रीब्यूशन का कम ही हिस्सा फिक्स कॉस्ट खाती है। और दूसरी तरफ अगर मैं फाइनेंशियल लीवरेज की बात करूं तो इंटरेस्ट का बर्डन ये बताती है, बर्डन ऑफ इंटरेस्ट।
और इसमें भी सेम चीज है, ये कम है तो बेहतर है, मतलब इंटरेस्ट की आपकी लायबिलिटी कम जाती है, हमारे पास खुद खाने के लिए ईबीआईटी ज्यादा बच जाता है। क्लियर जी? हाँ जी सर। तो चलिए आइए यहां पर अब जरा वापस से आ जाते हैं नोट्स पर। थ्योरेटिकल चीजें मैंने हर चैप्टर की जो भी आपको कराया है थोड़ी बहुत हमने बता दी है। मुद्दे पर आते हैं। तो टाइप्स ऑफ लीवरेज दोस्तों, तो दो तरह की ही लीवरेज है, तीन तरह की हम बोल देते हैं बट दो तरह की होती है, एक ऑपरेटिंग लीवरेज और एक होती है फाइनेंशियल लीवरेज। तीसरी जो लीवरेज है वो कंबाइंड लीवरेज है। वो क्या है कंबाइंड लीवरेज? और कोई बहुत बड़ा सिरदर्द नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना, दोनों का कॉम्बिनेशन, वो आपका क्या नाम है, कंबाइंड लीवरेज होता है। ठीक है जी, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग लीवरेज हमारी आ गई। इसका फॉर्मूला यहां लिख लीजिए, नोट्स में दोबारा से लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला जैसा कि सर आपने बताया, इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ऑलराइट, लेकिन एक और फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लीवरेज का, ये भी यूज करना पड़ सकता है कभी कभी। इट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर हमारे पास 2 ईयर्स का डेटा होगा, मान लीजिए 2 ईयर्स का डेटा आता है सेल्स का, ईबीआईटी का, तो इस फॉर्मूले से भी ईबीआईटी निकल जाती है, ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो निकल जाती है। अरे बाप रे, पैन में क्या लग गया। चलो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डाटा जो हमारे पास है। What conclusion you have to draw with aspects to level of fixed cost and degree of operating leverage? Explain. Assume number of units sold is 5000। ठीक है, कंक्लूजन हम बाद में करेंगे, पहले मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लीजिए, या चलो छोड़ो, आप नॉर्मल जैसे करते हो वैसे ही करो, हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 500 की यूनिट्स हमारी सेल हो रही हैं। तो सबसे पहले क्या आता है सर? सेल्स आता है, फिर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, माइनस करने के बाद आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, फिर हम इनके फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे और फिर हमारा आ जाएगा ईबीआईटी। इतने से हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज बन जाएगी। ठीक है, तो सेल्स हमारी कितनी 5000 है, 5000 इंटू 20 कितना हुआ बाबू? 1 लाख हो गया ना? हाँ 1 लाख हो गया सर, 1 लाख। ठीक है, और ये कितना हुआ जरा बताओ? 1,60,000, 1,60,000। ये हुआ 2,50,000 और ये हुआ 3.5 लाख। नहीं 3.5 लाख नहीं, अरे मैं कुछ गड़बड़ कर बैठा क्या? हाँ ठीक है, 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपीज। ओके डन। चलो वेरिएबल कॉस्ट पर आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए के हिसाब से है, तो ये कितना हुआ? 30,000, 30,000 रुपीज। ये कितना हुआ हमारा? 80,000। ये कितना हुआ हमारा? 1 लाख। और ये हमारा 2,50,000। ठीक है, इन सबको माइनस करने के बाद हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 70,000, 80,000, 1,50,000 और 1 लाख। ठीक है जी, ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अगले स्टेप में आप इनके फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। सर इसकी 80,000 है, इसकी 40,000 है और इसमें 2 लाख हमारा आ जाता है। अरे बाप रे बाप, इसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। 2 लाख हाँ ज्यादा हो गया, इसका नील है। ओके, ईबीआईटी इसका अगर हम देखें तो -10,000 आ रहा है, इसका 40,000 आ रहा है और इसका 50,000 आ रहा है माइनस में, और इसका 1 लाख आ रहा है। तो अब अगर आप यहां पर ऑपरेटिंग लीवरेज निकालेंगे, OL दैट इज ईबीआईटी, सॉरी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो ये वाली तो माइनस में आ रही है, -7 बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, माइनस में इसको शो करेंगे और इसको करेंगे तो ये हमारा 2 आ रहा है, इसको करेंगे तो हमारा ये भी माइनस में आ रहा है -3, और ये हमारा आ रहा है एग्जैक्टली 1। ओके, ये ऑपरेटिंग लीवरेज लगा दिया हमने। यहां पर बेसिकली ये कमेंट करने को बोल रहा है, कंक्लूजन के लिए बोल रहा है। अब यहां पर हमारे मॉड्यूल के हिसाब से दोस्तों अगर देखें तो एक तो फाइनेंशियल रेशियोज वाला मॉड्यूल 3 जो है हमारा, और 1-2 जगह इस वाले में आपसे अपनी कंक्लूजन ड्रॉ करने को बोल सकता है। तो बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा एक्यूरेट ही
भाई एक्यूरेट तरीके से जज करा जाएगा। आप जो इस टेबल में अपने हिसाब से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके हिसाब से आंसर लिख दीजिएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कैसे सर? जैसे अगर आप यहां पर बताओ 2 का माइनस है, इसमें क्या इंडिकेट करोगे? एज पर द ऑपरेटिंग लिवरेज द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स कॉस्ट फॉर ए फर्म एंड सी फर्म इज वेरी हाई, सो दे हैव टू कंसिडर देयर फिक्स कॉस्ट बिफोर इनकर्ड। ठीक है, खर्च करने से पहले कंसिडर करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड डी इज डूइंग वेरी वेल। कैसे? वेरिएबल कॉस्ट उसकी भले ही ज्यादा है लेकिन फिक्स कॉस्ट ना होने की वजह से वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं और उनकी ऑपरेटिंग लीवरेज अच्छी है। अपने वर्ड्स में जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन लिखने से पहले जो मेन चीज होगी वो ये है कि भाई आपने जो वैल्यूज है वो सही निकाली हो, वो गलत ना हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसी क्वेश्चन करते हैं एक दो और। चलो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। देखिए, अ फर्म सेल इट्स ओनली प्रोडक्ट एट ₹10, वेरिएबल कॉस्ट 70% है, तो फिक्स कॉस्ट हमारी 1 लाख है और प्रेजेंट सेल्स लेवल आपका 1 लाख रुपए है। फाइंड आउट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है। EBIT इफ सेल्स इंक्रीज बाय 40%, EBIT इफ सेल्स फॉल्स बाय 40%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड सेल्स फॉल बिफोर द फर्म स्टार्ट इनकरिंग लॉसेस। ठीक है, चलो इनको एनालाइज करते हैं। अब इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है, बगल में पहुंच जाते हैं, यहाँ पे इस तरह से करते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 केस हमें करने पड़ सकते हैं कॉलम वाइज, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, पहले तो इनिशियल यहां पे लिख देता हूं पर्टिकुलर्स, यहां पे इनिशियल। ठीक है, दूसरा केस क्या था हमारा? सेल्स हमारी बढ़ गई 40% से, सेल्स 40% राइज और सेल्स 40% फॉल। ये राइज वाला, ये फॉल वाला, ये 2 अलग अलग केसेस हम बाद में करेंगे, पहले इसको निपटाते हैं। ओके, चलो सबसे पहले हमारा सेल्स आ गया। चल भाई, सेल्स की अगर मैं बात करूं 10 रुपए का प्राइस और 1000 हम बेच रहे हैं, 10,000 आ गया, सिंपल 10,000। उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी कितनी? 70% है, तो ऑब्वियसली 70% किसका होती है? सेल्स की, 7,000। ये दोस्तों हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, कितना? हमारा 3,000 रुपीज। ओके, इसके बाद फिक्स कॉस्ट हमने माइनस करी 1,000 और ये हमारा EBIT आ जाता है। ओके, कितना आ गया? 2,000। इसी में अगर आप ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल देते हैं यहीं पर ही, ऑपरेटिंग लीवरेज, सो इट इज यस कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT और ये हमारा 1.5 आ गया। ठीक है, 3,000 अपॉन 2,000, 1.5 आ गया। गॉट दैट पॉइंट? हाँ जी सर। अब सेल्स अगर 40% से बढ़ जाए तो उसमें ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है कि सर मैं 1000 का 40% 1400 कर दूं या क्या करूं, कुछ नहीं, आप इसी का डायरेक्टली 40% राइस दिखा दो, 14,000 बराबर, सीधा सीधा 14,000। 4,000, 10,000 का क्या नाम है, कितना हो गया आपका? 4,000 हो गया ना, 40%, 14,000 हो गया। अब वेरिएबल कॉस्ट 70% है तो वेरिएबल कॉस्ट 70% कर दो, उसका तो कुछ, उसका सेम रेशो में वो भी बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट उतने ही बनेंगे, तो ये हो गया 4,200। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, उसमें चेंज नहीं है जब तक ना बोले, जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि भाई आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, ओके, सॉरी आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, तब तक आपको कंसिडर नहीं करना, तब तक आपको नहीं लेना है। ओके, सो इट कम्स टू 32। तो अब डिवाइड करोगे 42,000, इसको 4200 डिवाइडेड बाय 3200, तो ये हमारा 1.31 आ गया, 125 आ रहा है वैसे आगे, 3125 सॉरी 125। तो आप देख रहे हो हालात सुधरे हैं, हालात जो है सुधरे हैं, हालात अच्छे हुए हैं। और बिल्कुल बेसिक सी लॉजिक सी बात है, हमारी सेल्स बढ़ गई, हमारी सेल्स बढ़ गई, लेकिन सेल्स बढ़ने के साथ साथ हमें अपनी फिक्स कॉस्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी लेवल पर कोई खर्चा नहीं करा आपने फिक्स कॉस्ट का, लेकिन आपकी सेल्स बढ़ गई, तो डेफिनेटली आपको फायदा ही होगा, आपका कंट्रीब्यूशन और आसानी से फिक्स कॉस्ट कवर करेगा, ऑपरेटिंग लीवरेज कम हो रही है। ऐसी अगर वो कह रहा है जी कम हो जाती है, अगर मान लो 6,000 हो जाती, 4,000 से कम हो गई ना, 6,000 हो जाती, तो इसका 70% इतना हो गया 1,800 रुपए। अब ये हो जाती 1,000, ये बचा 800, अब डिवाइड कर लो, 2 से ऊपर जा रही है, 1,800 डिवाइडेड बाय 800, तो 2.25,
2.25। देख लीजिए, सेल्स अगर कम हो गई तो वही खर्चा, वही मेजर खर्चा कवर करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। क्लियर, तीनों केस आसानी से हो गए। फोर्थ पर आते हैं, बाय व्हाट परसेंटेज शुड सेल्स फॉल्स बिफोर द फर्म स्टार्ट इनकरिंग लॉसेस। इनकरिंग लॉसेस, अगर स्टार्ट इनकरिंग लॉसेस की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ओके देखो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट इनकरिंग लॉसेस की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है फोर्थ केस में, कि सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं और फिक्स कॉस्ट माइनस करूं तो जीरो आना चाहिए। तो कितना, जीरो आना चाहिए। बड़ी आसान है, बड़ा आसान है। ठीक है, कैसे, अगर सेल्स आपकी 10x है, x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी सर, और 10 रुपए उसका प्राइस हो गया, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी सर, 7x। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, 1000 इक्वल्स टू 0, तो लेवल आ जाएगा आपका। इट इज 3x माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। सो x कितना हुआ सर, ऐसा है अगर सेल्स इतनी यूनिट से नीचे गिरी, अगर इतनी यूनिट से नीचे गिरती है सेल, तो फर्म लॉस करना स्टार्ट कर देगा। ओके, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं था, सिंपल हमें मैथ्स लगानी थी। ओके, अगर इनकर्ड लॉसेस है मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पूछ लिया ना वो अपना कॉस्टिंग वाला, तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट 0 आना चाहिए। एक्स मेरी सेल्स है, प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट मुझे पता है, वैल्यू पुट करी, इससे नीचे अगर आपकी जाएंगी सेल्स तो भैया लॉस शुरू है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, सेम फाइनेंशियल लीवरेज क्या था सर, ये एक तरह से बर्डन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी तरफ इंडिकेट करता है। हाँ जी करता है सर, इसका जो फॉर्मूला है जरा उस पर उसकी तरफ देखें। हाँ जी लिख लेते हैं, दोबारा से पहले लिख ही लिया था। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला हमारा क्या था सर, इट इज EBT डिवाइडेड बाय EBIT, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इट्स EBIT अपॉन EBT। ठीक है, अच्छा EBT बोले PBT बोले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अर्निंग, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है। ओके, इसका एक और फॉर्मूला परसेंटेज वाला इस्तेमाल हो सकता है अगर हमारे पास परसेंटेज वाली वैल्यू आए, सो दैट इज वेरी इजी, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। कंटेंट कम ही दे रखा है लेकिन इस वाले का हमारे पास। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। अ कंपनी यूज DFL फॉर्मूला एज अ DFL इज इक्वल्स टू EBIT, जो व्हाटएवर है, फाइंड डिग्री ऑफ, DFL मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, सेम थिंग। EBIT ये सिंपल है, इसको डिवाइड कर देना, इसमें क्या कराऊं अब तुम्हें, कुछ भी नहीं। ये लो, OL इज इजी, ऑपरेटिंग लीवरेज इज वेरी इजी, सॉरी कंबाइंड लीवरेज इज वेरी इजी। क्या होता है सर, OL इंटू FL का फॉर्मूला बताया ना, हाँ जी, अगर लिखना है उसके बाद भी, इसका फॉर्मूला क्या था सर, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इंटू EBIT अपॉन EBT। तो EBIT से EBIT कट जाएगा, तो कंबाइंड अगर डायरेक्टली लिखो तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT होता है। ओके, एंड ऐसे ही जो दूसरा फॉर्मूला भी अगर लिखोगे, इट इज परसेंटेज चेंज इन, क्या था हमारा सर, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये किसका फॉर्मूला हो गया, OL का। FL का क्या था सर, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सॉरी सेल्स नहीं, EBIT, बहुत फॉर्मूले हो गए भाई। ओके, सो कंबाइंड जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ज्यादातर ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, और OL FL आप इंडिविजुअली ही कंसिडर करिएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं एक थोड़ा बढ़िया सा। हाँ जी आ जाओ, ये दे रखा, अ फर्म सेल्स वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, तीनों दे दिए एक साथ। ओके जी, तीनों आ गए, 75, 40 to 6 लाख। ओके, इट बोरोड 45 लाख एट द रेट ऑफ 9%, और जो टोटल इक्विटी कैपिटल है वो 55 लाख रुपए है। ठीक है जी, ओके। व्हाट इज फर्म्स ROI, डज इट हैव अ फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री वेयर एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3, डज इट हैव हाई और लो एसेट लीवरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब सारे कर लेंगे हम। व्हाट आर द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीवरेज कंबाइंड, सब कुछ मतलब मॉड्यूल में क्वेश्चन ऐसे ही डाल देते हैं सब कुछ अपना एक साथ ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द सेल्स ड्रॉप टू 50 लाख, व्हाट विल बी द न्यू EBIT, ये भी हो जाएगा, सारे हो जाएंगे मतलब।
ठीक है, पहले तो बेसिक चीज करो सर, पहले मुद्दा जो है इनिशियल वाला वो निपटा देते हैं। चलो सेल्स लिखो सबसे पहले, तो सेल्स का सीधा कंट्रीब्यूशन लिख सकते हो उसमें सर, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू आपका 75 है 42 है तो कितना आ गया बताओ जरा, 32 लाख हो गया सर, 32 ओके। इसके बाद आपने सर माइनस करा फिक्स कॉस्ट जो कि है 6 लाख रुपीस, तो ये हमारा EBIT भी इसमें आ गया, ओके EBIT आ गया। तो कितना बैठा हम ना EBIT अपना कितना हो गया 26, ओके। माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए बता रखा है कि 45 लाख रुपीस बोरो कर रखे 9% के हिसाब से, तो 45 का 9%, अरे 45 का अगर हम 9% देखें तो ये आ रहा दोस्तों 4.05, ठीक है माइनस कर देते हैं 4.05, और ये फिर हमारा यहां पर EBT भी आ जाएगा, माइनस कर दीजिए 23.95। कुछ मुश्किल, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं सर, ओके। अब निकाल दो ये, अभी के हिसाब से देखें तो बी भी निकल गया, और इसके बाद अगर हम देखें तो अपना क्या नाम है ये भी निकल गया सारा का सारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, तो मैं पहले अपनी जो लिवरेजेस हैं वो निकाल लेता हूं सर, OL सर FL और CL, ठीक है। अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मैं डायरेक्टली इस पे आता हूं। इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो 32 डिवाइडेड बाय 26 दोस्तों, तो पहला हमारा आ रहा है 1.23, ठीक है। FL की बात करें तो EBIT अपॉन EBT, EBIT कितना हमारा 26 डिवाइडेड बाय 23.95, सो इट्स 1.085, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 1.23, इट्स 1.33, इट्स 1.33, ऑलराइट डन, क्लियर। सो दैट्स इट, काम हो गया सारे का। मेरे काफी सारे आंसर मिल गए। क्या फाइनेंशियल लीवरेज इसकी फेवरेबल है? यस बिल्कुल है, फाइनेंशियल लीवरेज पॉजिटिव आ रही है। दूसरी चीज बहुत कम भी आ रही है, बहुत कम पोर्शन मेरा EBIT का इंटरेस्ट में जा रहा है। मुझे ये वाली तीनों चीजें ये मिल गई, मैंने कैलकुलेट कर ली, ओके। और इफ द सेल्स ड्रॉप टू 50 लाख व्हाट विल बी द न्यू EBIT, तो ये आप आसानी से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? लो भी कर लो। अगर मैं यहां पर सेल्स लिखता हूं, आपका सेल्स लिख दी मैंने 50 लाख, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज निकाल दो। वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंटेज थी पहले सर? 42 अपॉन 75, ये परसेंटेज थी किसकी? हमारी क्या नाम है वेरिएबल कॉस्ट की। 42 डिवाइडेड बाय 75 तो 56%, तो 56% ऑफ 50 28 आ गया। कितना आ गया? 28, ओके। दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। कितना हुआ? 22, राइट। उसके बाद 6 लाख आपने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया एंड सो ऑन, प्रोसेस आपका चल जाएगा। तो ये वाला भी हो गया। मेन मेरे पास बचा, हाँ, एक तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रोई, और दूसरा मेरे पास ये एसेट टर्नओवर रेशो। तो दोनों चीजें आसान है। देखो अगर यहाँ पे मैंने रोई की बात कर लेता हूं। अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चन से ना एक चीज और समझ में आती है हमें, क्या नाम है कि भाई जैसे ये रोई हो गया, एसेट टर्नओवर रेशो हो गया, ये हमें कहां से आ रहा है सर? ये फाइनेंशियल रेशोज से आ रहा है। कहां से आ रहा है? फाइनेंशियल रेशोज से। और वैसे क्वेश्चन में लीवरेज का कंपोनेंट भी दे दिया। अब लीवरेज छोटा टॉपिक है, रेशो के भी मतलब हालांकि बहुत बड़े टॉपिक है, लेकिन उसमें से 2-3 उठाकर एक कंबाइंड क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में दे सकते हैं कि भाई क्वेश्चन 1 कवर हुआ लेकिन टॉपिक 2 कवर हो गए, ठीक है। तो इस चीज के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। हाँ, खैर रोई का फॉर्मूला हम लगा देते हैं आपका। तो सर दिस इज, वैसे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स होता है, बट टैक्स इसमें है ही नहीं, है ना। नेट प्रॉफिट बेसिकली अगर मैं देखूं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ना। अब इसमें टैक्स है ही नहीं, तो मैं इसी से निकालूंगा EBIT EBT डिवाइडेड बाय आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इनटू 100। अब ये कितना निकाला? 23.95। और इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट डेट की नहीं लेनी है, हमारी अपनी इक्विटी शेयर होल्डर की कितनी है? 55% इनटू 100। तो निकाल दो लाला, कितना आया? 56, 55 ये आ रहा 43.54, ठीक है, 43.54, ठीक है, परसेंट। ओके, उसके बाद सी वाला भाई प्रेजेंटेशन थोड़ी देख लेना आप आराम से, स्टेप वाइज कर लेना प्रॉपरली। पहले मेन ये सॉल्व होगा, उसके बाद 1 बाय 1 ABC करके सॉल्व करते रहना। सी की मैं बात करूं, if the firm belongs to an industry whose asset turnover is ratio is 3, does it have high or low asset leverage? अभी निकाल देते हैं। पहले तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सी पॉइंट की,
तो एसेट टर्नओवर रेशियो निकाल देता हूं, ठीक है। एसेट टर्नओवर रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला हमारा, एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या हुआ सर, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय हमारे एसेट्स, नेट एसेट्स इनटू 100। अब अगर नेट सेल्स की मैं यहां पे बात करूं तो ये तो 75 लाख है, और नेट एसेट कितनी है, नेट एसेट आ गई 100। 100 कैसे आई, इनटू 100 कर लीजिएगा, टाइम्स में निकालेंगे, सॉरी इसको। नेट एसेट 100 कितनी आई सर, इट्स वेरी इजी। अगर हम देखें सर, इक्विटी मेरी 55 लाख है, ओके, कितनी 55 लाख है, हमारा 45 जो है बोरोड कैपिटल है, तो लायबिलिटी साइड क्लियर होगी ना, 45 55 100, वही एसेट साइड पे होगी, क्योंकि बाकी और चीजें तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ओके। सो दैट्स इट, 75 0.75 आ रहा है टाइम्स। तो अगर हम देखें तो काफी लो है हमारी जो लिवरेज है, लो है काफी, ये 3 की बात कर रहे हैं, तो वी हैव अ लो एसेट लिवरेज, काफी लो एसेट लिवरेज हमारी इसमें आती है, ओके डन, दैट्स इट। खैर हमें लिवरेज वाला कंसेप्ट हमारा बेहतर क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन और करें फटाफट से, एक फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। इसमें अगर आप देखो तो दोस्तों इजी है, इसे आप कर सकते हैं, ये वाला आप होमवर्क में करिएगा। आई एम मूविंग टुवर्ड्स, क्योंकि मैराथन है, थोड़ा स्पीड का भी मुझे ध्यान रखना है। इंडिफरेंस पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। इंडिफरेंस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखो सिर्फ का लॉजिक जो है उसी से रिलेटेड है, जो फॉर्मेट हमने पहले बनाया अपना सेल्स वगैरह का, सेल्स से लेके ईपीएस तक का। बट ये पॉइंट क्या कहता है, देखो एक चीज समझिए, 2 कंपनियां हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ए और बी, ओके, और दोनों का ईबीआईटी आ गया। ईबीआईटी वही ऊपर इन्होंने अपना सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट वगैरह कंप्लीट कर लिया, और दोनों का 10,000 रुपीज है, बराबर, ओके। दोस्तों इसके आगे की कहानी क्या होती है सर, इसके आगे यहां पर हम पहले क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट क्या होगा सर, ये आउटसाइडर्स मनी होगा, डिबेंचर्स हैं या लोन है, जो भी है, आपको इंटरेस्ट जो चुकाना पड़ता है। इसके बाद ईबीटी आपका आ जाता है, और इसके बाद आप लगाते हैं टैक्स, ओके। इसके बाद आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है फॉर एग्जांपल, तो ये ए हो जाता है, और मैं इसको फिर नंबर ऑफ शेयर्स से, जिसको हम बी मानते हैं, डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर निकाल देता हूं। यही चीज करते हैं, ओके क्लियर, हाँ जी सर। अब इस फर्दर डेटा पर जाने से पहले एक चीज समझिए, जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक तो इक्विटी और दूसरा हमारा डेट। अभी प्रेफरेंस शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को साइड रखते हैं, ठीक है। डेट और अपना इक्विटी 2 चीज होती है दोस्तों। अगर मैं एक कंपनी में सोचिए कि डेट का रेशो क्या है, ज्यादा है, डेट का रेशो क्या है, ज्यादा है, ओके, इक्विटी कम है, एक कंपनी ने लोन ज्यादा ले रखा, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल उनका इतना ज्यादा नहीं है, तो होगा क्या सर, होगा ये, मान लीजिए एक कंपनी में डेट ज्यादा है तो उनका इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, और दूसरी कंपनी का कम आएगा, क्लियर। उसमें मान लीजिए डेट कम था तो उनका इंटरेस्ट कम हुआ, नतीजा ये निकल कर आया 400, और आपका ये 10,000 था ना, सॉरी बढ़ा दो, 6,000 कर दो, ठीक है, 4,000, और ये मान लीजिए 8,000, ओके, कि भाई इस कंपनी ने ज्यादातर अमाउंट जो है अपना इंटरेस्ट में चुका दिया, नीचे शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं, ओके। हाँ, इनको ये फायदा होगा कि इनको टैक्स कम देना पड़ेगा, मान लीजिए 50% है, ओके 50% है, इनको टैक्स कम देना पड़ेगा, तो 2,000 रुपए टैक्स चला गया और 2,000 रुपए शेयर होल्डर्स के लिए बचा। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स के रूप में चला जाएगा, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा पैसा बच जाएगा, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट जो है ज्यादा नहीं चुकाया, ओके। अब क्योंकि इस वाली कंपनी ने, ए कंपनी ने अपना ज्यादातर पैसे का जुगाड़ डेट से कर लिया था, तो इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कम हो सकते हैं, मान लीजिए 1000, और इनकी अर्निंग कितनी आ गई, 2 रुपए, ओके। लेकिन दूसरी तरफ जो बी कंपनी थी उसमें इक्विटी ज्यादा थी, तो हो सकता है इसके नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो, और यहां पर ईपीएस आ जाए 1.33, क्लियर। कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। कहने का मतलब यहां पर मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिखा। एक कंपनी जो बाहर के पैसे पर ज्यादा डिपेंडेंट है, बाहर के पैसे पर ज्यादा डिपेंडेंट है, कंपलसरी पेमेंट पे डिपेंडेंट है, रिस्क ज्यादा होता है इसमें देखा जाए तो, ओके। रिस्क इसमें क्या है, ज्यादा है, कंपलसरीली पेमेंट करनी पड़ेगी, ओके। मतलब मैं पेमेंट बिहाफ से कह रहा हूं, फिक्स पेमेंट आपकी हो जाएंगी। उसके बाद भी मेरा ईपीएस ज्यादा आ रहा है,
लेकिन जब मैं डेट पर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैंने ज्यादातर पैसा अपना टैक्स में दे दिया और मेरे पास इक्विटी ज्यादा थी, तो उसकी वजह से मेरा ईपीएस भी कम आया। तो हर जगह से कोई एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन कभी नहीं मिलता कि हमें यार कितना डेट रखना चाहिए, हमें कितनी कैपिटल रखनी चाहिए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज तक इस चीज को कोई क्लियर नहीं कर सकता कि एक पर्टिकुलर फर्म में डेट और इक्विटी कितना कितना होना चाहिए, डेट और इक्विटी की क्या रेशो होनी चाहिए। हम जवाब नहीं दे सकते। क्यों? ये बहुत सारे अलग सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। आपने ईबीआईटी कितना कमाया है उस पर भी डिपेंड करता है, आपने इंटरेस्ट किस रेट से उठाया है उस पर भी डिपेंड करता है। तो कभी भी किसी कंपनी का कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर गारंटेड रिजल्ट नहीं देता कि आपका ईपीएस ज्यादा आएगा ही आएगा। ओके, ये समस्या बनी रहेगी, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। अब सर ठीक है, ओके, समस्या बनी रहेगी, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अब क्या ही कर सकते हैं? सही बात है, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हम इंडिफरेंस पॉइंट जरूर निकाल सकते हैं। लेकिन हम इंडिफरेंस पॉइंट जरूर निकाल सकते हैं। सर ये इंडिफरेंस पॉइंट क्या है, क्या लॉजिक होता है? ध्यान दीजिए। मान लो भाई एक कंपनी है, मान लेते हैं कंपनी है, उस कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख रुपीस की जरूरत है। ओके, 10 लाख रुपीस की जरूरत है। तो कंपनी ने बोला एक काम करते हैं, यहां पर 6 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हैं। ओके, और 4 लाख रुपए हम अपना डेट से उठा लेते हैं, ब्याज पर लोन ले लेंगे या डिवेंचर इशू कर देंगे। एक ने बोला नहीं, एक काम करते हैं 4 लाख रुपए इक्विटी, 4 लाख रुपए इक्विटी जो है वो जारी कर देते हैं और 6 लाख रुपए का ऑब्वियसली डेट जारी कर देंगे। तो दो अलग अलग प्लान हो गए ना। तीसरा भी हो सकता है, एक ने बोला कि भैया ऐसा है 5-5 कर लो, दोनों का 5-5 कर लो। ओके, तो प्लान कितने भी बन सकते हैं, ये इतना, ये इतना, ये इतना, इतना। इंडिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है, इंडिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है कि ईबीआईटी का, व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट? ईबीआईटी का वो लेवल जिस पर ईपीएस सेम होगा, जिस पर ईपीएस सेम होगा, उसे हम कहते हैं आपका इंडिफरेंस पॉइंट। भाई देखो, आप कुछ भी कर लो, इक्विटी रख लो, डेट रख लो, कुछ भी रख लो, सबसे पहले तो मेन चीज, आपकी कहानी कहां से शुरू होती है? अरे भाई क्या हो रहा है? सबसे पहले आपकी जो मेन कहानी है वो कहां से शुरू होती है? वो शुरू होती है किससे? आपका ईबीआईटी से। ये आपने 10,000 की बजाय 1 लाख कमाया होता, 1 लाख कमाया होता, तो डेफिनेटली ईपीएस में बहुत चेंज आ जाता। तो शुरुआत ईपीएस से होती है। तो ईपीएस का वो लेवल कि आपने 2 प्लान सेलेक्ट करे थे, और उस पर आपका दोनों का ईपीएस सेम आए, जिसमें फर्क नहीं पड़ता, आप ए को सेलेक्ट करो, आप बी को सेलेक्ट करो, उस लेवल को कहते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। एक तरह से मान लीजिए मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं एक, ओके, मैंने 2 एसी लगा रखे हैं, मैंने 4 एसी लगा रखे हैं, मैंने ये करा हुआ है, सेम आपका भी रेस्टोरेंट चल रहा है दूसरा। तो एक हम दोनों का एक ऐसा प्रॉफिट लेवल जिस पर हम दोनों का एक ऐसा सेल्स लेवल जिस पे हम दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा, उसे इंडिफरेंस पॉइंट कहेंगे। कि भाई तू इतना कमाएगा तो हर केस में तेरा रिटर्न सेम ही आ रहा है, उसे इंडिफरेंस पॉइंट कहते हैं। अभी निकलेगा कैसे, आइए देखिए, क्वेश्चन देखिए इसका फटाफट से। क्वेश्चन देखेंगे, एक्सेल लिमिटेड कंसीडर 3 फाइनेंशियल प्लान्स, 3 फाइनेंशियल प्लान वो कंसीडर कर रहे हैं। उन्हें, इसे हटाओ, ठीक है, उन्हें 2 लाख रुपए रेस करने हैं, ठीक है। प्लान ए कहता है कि 2 लाख रुपए हम इक्विटी से लेकर आएंगे, हमें जरूरत नहीं है डेट की। ओके, प्लान बी कहता है 50-50%, 1 लाख इक्विटी से उठाएंगे, 1 लाख इक्विटी डेट से उठाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सी है वो कहता है कि 1 लाख हम इक्विटी से उठा लेंगे और 1 लाख का आपका प्रेफरेंस शेयर जो है उसको उठाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इशू करेंगे, ठीक है जी। आगे इंफॉर्मेशन क्या है? डेट 8% पे मिलेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स भी 8% पे मिलेंगे, टैक्स रेट 35% है, इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए होगी एंड विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर, मतलब 20 रुपए एक तरह से देखा जाए तो टोटल हो गया जो कलेक्ट होंगे। ओके, उसके बाद एक्सपेक्टेड ईबीआईटी,
आपका 80,000 रुपए है। ओके, डिटरमाइन ईच प्लान में पहले तो हमें अर्निंग पर शेयर निकालना है। पहले हमें क्या निकालना है? अर्निंग पर शेयर निकालना है एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। पहले हम पूरा फॉर्मेट सॉल्व कर लेंगे, फिर दोनों पॉइंट निकल जाएंगे। इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट एंड कंप्यूट EBIT अमंग द प्लान्स फॉर इंडिफरेंस कर्व। ओके, वन बाय वन दोनों को शुरू करा जाए, वन बाय वन दोनों को शुरू करा जाए। ओके, मेरे पास स्पेस है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ। टोटल फंड कितने थे? 2 लाख, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, चलो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पर अपना प्लान ए मैंने लिखा, प्लान बी मैंने लिखा, प्लान सी मैंने लिखा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा मेरा EBIT। वर्किंग नोट में वह बनाता चलूंगा। EBIT हर केस में 80,000 रुपीज है, हर केस में 80,000 रुपीज है, 80,000 रुपीज। अगला स्टेप होता है माइनस इंटरेस्ट का। अगला स्टेप क्या होगा? माइनस इंटरेस्ट। दूसरे वाले केस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, सॉरी पहले वाले केस में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे वाले सी वाले केस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें डेट है ही नहीं। डेट मेरा सिर्फ किस में आएगा? सर बी केस में 8%। तो 1 लाख का 8% यानी कि 8,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ओके, चलिए ये मेरा आ गया यहां पे EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। यहां पे 80,000 आ गया, ये 72,000 आ गया, ये 80,000 आ गया। चलिए यहां से माइनस करते हैं अपना पूरा का पूरा टैक्स। टैक्स का कितना है? हमारा 35% है। तो 35% के हिसाब से टैक्स हम लगा देते हैं। तो ये आएगा 28,000, ये भी आएगा 28,000। इसको मैं निकाल लेता हूं, 25,200, 25,200। ओके, चलिए ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। माइनस करा सर, ये हो जाता है 52,000, ये भी 52,000 आएगा, और ये मेरा आएगा 46,800। ठीक है, सिंपल अपना कैलकुलेटर चल रहा है। माइनस करेंगे स्टेप में, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, इस केस में नहीं है, इस केस में नहीं है, सी वाले में आया है, सी वाले केस में आया है। सर 1 लाख रुपए है 8% का, यानी कि 8,000 रुपए आ गया। ये हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देंगे। ओके, दैट्स इट। उसके बाद यहां पर आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स अगर हम बात करें तो यहां पे आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी। ओके, तो ये पूरी 52 बची, ये 46,800 बचा, ये हमारा 44,100 बचा, 44,000 बचा, माफ कीजिएगा। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब ये आ जाता है मेरा ए, ये आ जाता है मेरा ए। बी होगा मेरा नंबर ऑफ शेयर्स। थोड़ा सा स्पेस का देख लीजिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। ए केस में पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से आया है, ए केस में पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से आया है। सो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, है ना, मतलब 20 रुपए से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 रुपए। तो कहने का मतलब आपने 10,000 शेयर्स जो हैं वो इशू करें, 10,000 शेयर्स आपने इशू करें। ओके, प्रीमियम इसलिए जोड़ दिया भाई 2 लाख रुपए की उन्हें टोटल जरूरत थी। ओके, तो कहने का मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए की तो मिलेगी और 10 रुपए का प्रीमियम और मिलेगा, तो उसमें से वो रिजर्व में चला जाएगा। बट यस, हम ये टारगेट करके चल रहे हैं कि दैट कंप्लीट द कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट कंप्लीट द कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो 10,000 शेयर्स हमारे इस केस में आ जाते हैं, 10,000। ओके, दूसरे वाले केस में यस, अगर आप करेंगे बी और सी केस में, दोनों में नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। अब 1 लाख रुपए हमने इक्विटी से उठाए, तो 20 के हिसाब से 5,000 शेयर्स में काम हो जाएगा। तो यहां पर 5,000 आएगा, यहां पर 5,000 आ जाएगा।
दोस्तों डिवाइड करके आप यहां पर थोड़ा फॉर्मेट यहां पे हमें कम पड़ गया, ईपीएस निकाल सकते हैं। इट इज वेरी इजी। इस वाले केस में आ रहा है, पहले वाले केस में 5.2, उससे अगले वाले केस में आ रहा है 46,800 डिवाइडेड बाय 5000, इट्स 9.36, और फाइनली 44,000 डिवाइडेड बाय 5000, 8.8। तो कौन सा प्लान बेहतर है सर? हमारा बी प्लान सबसे बेहतर है, हमने ये बता दिया। अर्निंग पर शेयर, अच्छा हमसे पूछा नहीं है, नहीं ओके पूछा है, बिल्कुल सेकंड वाले में पूछा है, इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान्स डोमिनेट। तो यस ऑब्वियसली अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या होगा बी वाले का, सेकंड वाले का, द बी प्लान डोमिनेट सबसे अच्छा है। ओके दोस्तों, ए पॉइंट की बात करूं, फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, आपने अर्निंग पर शेयर निकाल दिया। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब हमें फाइनेंशियली कितना पे करना पड़ेगा नेसेसरीली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से वेरी इजी है। अगर मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की बताऊं, ओनली बी हैज इंटरेस्ट लायबिलिटी which is रुपीज 8,000। तो 8,000 की इनकी फाइनेंशियल ब्रेक इवन लायबिलिटी आती है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा मेन मुद्दा अब आ रहा है इस क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट आपका इंडिफरेंस पॉइंट। मुझे क्या बताना है मेन आपको? इंडिफरेंस पॉइंट पर मतलब कि भाई प्लान हमारे कितने प्लान है सर? हमारे 3 प्लान है, ए प्लान, बी प्लान और सी प्लान, 3 प्लान है। अब 3 पॉइंट में तो ब्रेक इवन पॉइंट कभी नहीं निकल सकता, ऑब्वियसली 2 में ही निकलेगा, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और ए का सी के साथ, 3 बार हमें निकालना पड़ेगा। ओके, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला खुद बना सकते हो। कैसे? ध्यान दीजिए, पहले केस ए डाल दीजिए, फाइंडिंग इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच में। ओके, ए और बी के बीच में हम इंडिफरेंस पॉइंट निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि ईपीएस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ईपीएस ऑफ बी। ओके, अब मुझे यह बताओ ईपीएस तक पहुंचने के लिए आप क्या रास्ता चुनते हो? क्या रास्ता होता है सर? सबसे पहले हम लेते हैं ईबीआईटी। क्या लेते हैं? ईबीआईटी। और उसके बाद उसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है, राइट? ईबीआईटी उसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है। यही फॉर्मेट बना रहा हूं मैं। ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये वाली, इसी को फॉर्मूले में लिख दूंगा, ओके, ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस हो गया। उसके बाद आप इस पर लगा देते हो टैक्स, यानी कि 1 माइनस टी, है ना? मान लीजिए टैक्स आपका 35% है, तो 1 से माइनस होगा तो कितना आ गया? 1 से माइनस होगा तो कितना हो गया सर? 65%। तो 65% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा। एक तरह से ये जो चीज है ना, ये वाली, ये पूरी, ये क्या है? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, या अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया, जो भी आप कहो, ये हो गया, टैक्स लगा दिया। अगले स्टेप में सर हम इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हैं, अगर क्वेश्चन में है तो, नहीं तो 0। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया? अर्निंग फॉर इक्विटी। और फिर इसको हम नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देते हैं, ओके, डन। अब अगले सिचुएशन में दूसरे का फॉर्मूला सेम ही बनेगा, बस इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अगर होगा तो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ऑल राइट, अब इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो है पता पुट कर दीजिए। ईबीआईटी माइनस 0, 1 माइनस टैक्स रेट कितना था हमारा इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों? सर टैक्स रेट था हमारा 35%। टैक्स रेट कितना था? 35%। ये 35% आपने एडजस्ट करा। प्रेफरेंस डिविडेंड पहले वाले केस में नहीं था, नंबर ऑफ शेयर्स थे 10,000। ऑल राइट, नंबर ऑफ शेयर्स थे 10,000।
इधर EBIT सर वी डोंट नो, क्योंकि ये तो फाइंड ही होगा, यही तो ब्रेक इवन लेवल है। इस वाले केस में लेकिन इंटरेस्ट था कितने का, 8,000 रुपए का, 1 माइनस 35%। इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, नंबर ऑफ शेयर्स इसके 5,000 थे। कितने थे, 5,000। अब इसको मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना है, इंडिफरेंस पॉइंट आपका आ गया। अगर आप यहां पर 0 से एडजस्ट करें तो इट कम्स टू 0.65 EBIT डिवाइडेड बाय 10,000, बराबर है जी, हाँ जी सर। और यहां पर EBIT अभी ओपन नहीं हुआ है, EBIT माइनस 8,000 मल्टीप्लाई होगा 0.65 से। क्लियर जी, ये वाली वैल्यू हमारी यहां पर आ जाएगी। उसके बाद आपका और तो कुछ नहीं हुआ, इसमें से 0 नहीं हुआ, ठीक है, हाँ जी। अब आगे अगर हम मूव करें यहां पर आपका पूरा का पूरा ये बचा मेरा 5,000, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 0 कट गई, और ये आपका 2 आ गया, 2। सो दिस साइड इज 0.65 EBIT डिवाइडेड बाय 2 अभी है, इक्वल्स टू ये 0.65 EBIT माइनस 8,000 है ना, ये आ गया, नहीं माइनस 8,000 नहीं, इसको भी 65 से करेंगे, ओके। सो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 0.65, 5,200, 5,200, ठीक है। ये EBIT से EBIT मत काट दीजिएगा सर, सेम दिख रहा है, डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, ऐसे नहीं हो सकता, ओके। सो 0.65 EBIT, एलजेब्रा में चले गए हम, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 1.3 EBIT, और ये 15,600, ओके। इस वाले को मैं उधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, 15,600, सो 1.3 EBIT, 0.65 EBIT, तो 0.65 EBIT 15,600। Therefore, EBIT is equals to 15,600 डिवाइडेड बाय 0.65, ये हो जाता है 15,600 भागाकार 0.65, दोस्तों 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज, ओके। दैट्स द इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ A एंड B। मतलब ए प्लान क्या था हमारा, ए प्लान था 100% इक्विटी, बी प्लान था आपका क्या नाम है 50+50, दोनों आधा आधा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो वर्किंग हमने करी है, ये मैं बताती है कि भैया अगर आप 24,000 रुपए कमाओगे, अगर आपका हमने तो 80,000 से सॉल्व करा, अलग मुद्दा था, उसमें हमसे EPS पूछा गया था। तो ये केस कह रहा है कि अगर आप 24,000 रुपए कमाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता A है या B है, दोनों में आपका अर्निंग पर शेयर सेम ही आएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा एडिटिंग का बीच में क्या नाम है अटकी, तो दोबारा से शुरू करनी पड़ी, दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। अगली हेडिंग ये हमने कर लिया यहाँ पे, अभी रिसेंटली टॉपिक खत्म करा इंडिफरेंस कर्व का। बाकी पॉइंट आप निकालेंगे, A का और B का हमने निकाला था, B और C, A और C का भी आप निकाल लीजिएगा, सेम उसी फॉर्मूला से निकलेगा। एंड एक चीज याद रखिएगा, अगर कहीं पर वैल्यू EBIT और की कट जाती है दोनों साइड में, तो उसमें पॉसिबल नहीं है, उसमें वो कंक्लूजन निकालना पॉसिबल नहीं है कि हमारा इक्वल आएगा, जरूरी नहीं कि उनका इंडिफरेंस पॉइंट हो, एग्जिस्ट करे। अगली और लास्ट हेडिंग पर आ जाते हैं, EBIT EPS। और दोस्तों ये आई डोंट थिंक सो मुझे अब आपको कराने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमने पहले कर लिया है। कैसे कर लिया है, जो EPS निकालने का जो प्रोसेस होता है ना, वही है ये पूरा का पूरा EBIT EPS, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। हमें OL, FL और CL निकालना है, दो अलग अलग प्लान हमारे पास है, प्लान A और प्लान B, ठीक है। इनकी कैपेसिटी बता रखी है, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स बता रखा है। तो क्वेश्चन हम किससे शुरू करेंगे, 3,000 से करेंगे, 3,000 यूनिट से करेंगे, ओके। सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो हमारा 150 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वहां पे वो भी आ जाता है, ओके क्लियर। फिक्स कॉस्ट दो सिचुएशन बता दी, एक 1.5 लाख की, एक 2 लाख की। इक्विटी डेट तो हर क्वेश्चन में आप आसानी से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 4 बार क्वेश्चन सॉल्व, 4 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, कितने 4 तरीके से, यहीं पे करा दो इसी के बगल में, ये लो फॉर्मेट बना देता हूं आपको पूरा का पूरा,
थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो, अरे इस तरीके से करिएगा। यह है आपका प्लान ए, यह है प्लान बी। यार ज्यादा छोटा हो गया। प्लान ए और प्लान बी, ठीक है। इसमें फिक्स कॉस्ट जब आपने ली 1,50,000 और जब ली 2 लाख, है ना। इसमें जब फिक्स कॉस्ट आपने ली 1,50,000 और 2 लाख, अलग अलग केस हो जाएंगे। अब कंट्रीब्यूशन हमने निकाला था 150 इंटू 3,000 हमारी यूनिट्स थी, तो 4.5 लाख हर केस में हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 4,50,000, 4,50,000, रिपीटेशन सी होगी बार बार, ठीक है। 50,000। इसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस कर देना, फिक्स कॉस्ट रिस्पेक्टिवली माइनस होगी 1,50,000, 2 लाख, 1,50,000, 2 लाख, राइट। स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं होगा। यह आ जाएगा हमारा EBIT। तो यहां पर अब जो भी डेटा हमारा आएगा, जैसे अगर हम यहां पे देखें सर 3 लाख आ जाता है, यहां पे 2,50,000 आ जाता है, यहां पे 3 लाख आ जाता है सर, यहां पर 2,50,000 आ जाता है। सो सीधी सी बात है, अब आप यहां से OL जो है आसानी से निकाल सकते हो। जो थोड़ा बहुत चेंज आएगा इसके बाद आएगा इंटरेस्ट जब माइनस करोगे आप, ओके। इंटरेस्ट प्लान ए में कह रहा है कि 1 लाख का डेट है हमारे पास, ओके। 1 लाख का डेट है, तो 1 लाख का इंटरेस्ट रेट 20% है, बहुत ज्यादा है, तो 20,000 हो गया। तो इस केस में 20,000, इस केस में 20,000, ठीक है। बी में 50,000 है तो काफी कम है, 10,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। दैट्स इट। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, इसके बाद आपको जरूरत नहीं है करने की, आप सारी की सारी लीवरेज निकाल सकते हैं, ओके। दैट्स इट। सेम आप इस वाले क्वेश्चन में डन करेंगे, सेम आपका लगभग एक जैसा ही, इसमें बस 3 केस आ जाएंगे और इसको कंप्लीट करिएगा दोस्तों। आई थिंक लीवरेज वाला कंटेंट डन है, इजी है। मेन आपको यार सेल्स से लेके EPS तक का जो फॉर्मेट है वो, OL FL के फॉर्मूले और इंडिफरेंस पॉइंट का क्या नाम है फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले और ये फॉर्मेट पूरा का पूरा मालूम होना चाहिए। लीवरेज हमारा डन होगा, ठीक है। उस पार मिलते हैं, डिविडेंड वाले टॉपिक को करते हैं।